बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग में मैं आप तक कुछ खबरें पहुँचाऊँगा जो इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ नई चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। नंबर एक तो जो कश्मीर में इस वक्त चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल फ़लस्तीन का मामला, पाकिस्तान का रोल उसके अंदर और पाकिस्तान में जो फड्डा पड़ गया वो आपके सामने रखेंगे। गंडापुर ने क्या किया, क्यों किया और अब इसका रिएक्शन क्या आने वाला है। दीगर भी कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो कश्मीर के हालात हैं, जितने भी आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो मुख्तलिफ शहरों से निकलकर बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोहों की शक्ल में अब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अजीब इत्तेहाद देखने में आ रहा है जो इससे पहले हमने नहीं देखा। रुकावटें ये गिराते जा रहे हैं, इनके ऊपर फायरिंग की गई, गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, जगह जगह रुकावटें खड़ी करके इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आज़ाद कश्मीर के शहरी जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये शहरी पुरअमन है और ये पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं। इन्होंने हलफ भी लिया। कई जगह से ऐसी वीडियोज आ रही हैं जहां पे हलफ लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है मुजाहिरीन से, जो वहां पे मकामी कायदीन है उनकी जानिब से, कि आप हमें हलफ दें कि आप पुरअमन रहेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर जबर और तशद्दुद होता है तो आप पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि इसके ऊपर जो है वो अहमद फराहत साहब को मैं सुन रहा था, दीगर जो जर्नलिस्ट हैं वहां पे उनसे भी मेरी बात हो रही थी कि यहां पे एक डिफरेंस ये है कि ये जब गोली चलती है, क्योंकि 20 लोग जख्मी हुए हैं जब गोली चली, उनकी लिस्ट भी आ गई है, एक नौजवान शहीद भी हो गया है, लेकिन ये वो जगह छोड़ कर नहीं गए। इन्होंने अपने जख्मी उठाए और उनको अस्पतालों में जरूर पहुंचाया, लेकिन मौके के ऊपर जो लोग मौजूद थे वो वहां पे मौजूद रहे। सिक्योरिटी जो थी वहां पे उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। ये एक नई सिचुएशन है। ये एहतजाज बड़े जोरदार तरीके से कर रहे हैं। इनके ऊपर जो है वो सादा कपड़ों में लोगों से भी गोलियां चलवाई गई। कुछ जो दीगर जमातें एस्टेब्लिशमेंट की हमायती हैं उनके जरिए से भी इनके ऊपर दबाव डाला गया। लेकिन ये आम लोग हैं, आजाद कश्मीर के पुरअमन लोग हैं और ये पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में जो गैर कानूनी किरदार है एस्टेब्लिशमेंट का, उसे खत्म कर सकते हैं ये लोग। इनके पास मौका है और इसके लिए ये लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। खवातीन और नौजवानों का एक बहुत बड़ा किरदार है। खवातीन जो हैं वो क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं तो इनके कोई स्पॉन्सर भी ऐसे नहीं है कि इनको बहुत सारा पैसा मिल जाए या इन्हें कोई स्पॉन्सर कर जाए, वहां देगे पक रही हो, खाने पके पकाए आ रहे हो, ये भी नहीं है। तो ये जो फैमिलीज हैं, जो खवातीन हैं, वो ये जिम्मेदारी उठाते हैं। लोगों को खाना भी मिलता है और लोग ट्रेवल करते हैं, लोग बर्दाश्त भी करते हैं। इससे पहले सर्दियों में इन लोगों ने साबित किया कि बड़ी साबित कदमी से ये बैठे रहे और उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल होगा, क्योंकि देखें आजाद कश्मीर में बहुत सारे लोग ओवरसीज हैं। जो आजाद कश्मीर के हमारे शहरी हैं, भाई हैं, उनमें बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। कुछ एहतजाज का सिलसिला बाहर मुल्कों में शुरू हुआ, जिनमें खासतौर पर ब्रेडफोर्ड में एक एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ, लेकिन अभी इसने जोर नहीं पकड़ा। आजाद कश्मीर में पूरा जोर पकड़ लिया है। आजाद कश्मीर के जो शहरी हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, अवामी एक्शन कमेटी के लोग, वो ये कह रहे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अब आवाज उठाएं हमारे हक में और वो जोर लगाएं, हर जगह पे जाएं, दुनिया को बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर हमारे साथ यहां पे कोई जुल्म होता है तो इसके ऊपर पूरी दुनिया में आवाज उठाएं, ताकि हुकूमत के ऊपर जो है वो एक प्रेशर रहे। तो कश्मीर की सूरत हाल पे हम नजर रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे। अब आ जाए नादरीन, इसराइल और फलस्तीन वाला मामला जो है वो कहां तक पहुंचा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुआहदा किया इसके ऊपर तनकीद हो रही है और लगातार तनकीद हो रही है, और ये तनकीद हुकूमत के मुखालिफिन नहीं, हुकूमत के अपने लोग भी अब कर रहे हैं। पहले ख्वाजा साद रफीक को सुन लेते हैं कि ख्वाजा साद रफीक ने इसके बारे में क्या कहा। ख्वाजा साद रफीक ने ट्रंप का गजा अमन मंसूबा यकतरफा और नाकाबिले अमल करार दे दिया। इससे पहले जब ट्रंप ने यही वाला मंसूबा इमरान खान साहब के दौर में पेश किया था तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसे मुस्तरद किया था। उस दौर में जो अपोजिशन थी उसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, यानी शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ये सारे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब जब ये हुकूमत में आ गए हैं तो ये लेट गए और ये जहां जहां सजदे कर रहे हैं ये इमरान खान की वजह से कर रहे हैं। इन्हें डर है कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर हमारा पटाखा बजा देगा, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हर बात मानती है अपने गैर मुल्की आकाओं की, जो करवाना है आप हमसे करवा लें, ऐसा दिखाई दे रहा है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि ये जो ट्रंप का अमन मंसूबा ये एक तरफा है, नाकाबिले अमल है और हमास को इसराइली अफवाज के सामने हथियार डालने पर मजबूर करने का एक मंसूबा है, ये उन्होंने करार दिया। इन्होंने एक्स के ऊपर अपनी एक पोस्ट लगाई है, ट्विटर के ऊपर, और अमन मंसूबे को नाकाबिले अमल करार देते हुए कहा कि यह मंसूबा सेहूनी जंगजुओं के वहशियाना हमलों को रोकने का कोई जामे तरीकाकार नहीं रखता। ये ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं, नून लीग के अहम तरीन रहनुमा। अच्छा, ये जो बाकी लोग हैं ना, वजीर कानून हो गया, वजीर दिफा हो गया, वजीर खारजा हो गया, डिप्टी वजीर, ये सारे कह रहे हैं जी बहुत अच्छा काम हो गया। लेकिन जो असल लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने, ख्वाजा साद रफीक हो गया, बाकी लोग, उनसे आप बात करें वो कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, हम अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी का जो पुराना वर्कर है वो परेशान है, ये क्या हो रहा है।
اس کے اوپر نا آسان طریقہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بحث کروائی جائے, سارے لوگ اس کے اوپر بات کریں, ہفتہ ایک اس کے اوپر بحث ہو, حکومت اپنا موقف دے, وزراء اپنا موقف دیں, اپوزیشن اپنا موقف دے, سیاسی جماعتیں باقی جو ہیں ان سب کو موقع ملے, وہ اپنی اپنی بات کریں, کیبنٹ میں رکھا جائے. یہ ممکن نہیں ہے نا کہ ایک وزیر اعظم یا فیلڈ مارشل اپنی مرضی سے کسی معاہدے کا حصہ بن جائے, ممکن نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں پوری کیبنٹ ہوتی ہے, اور اتنے اہم فیصلے جو ہے وہ پارلیمان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو آپ کو پارلیمنٹ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, پارلیمان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے, عوامی منتخب نمائندوں کو یہ حق ملنا چاہیے, کسی سرکاری آفیسر کو نہیں ملنا چاہیے, وہ تو تنخواہ لے کے کام کر رہا ہے, ریٹائر ہو جائے گا پھر پینشن لیتا رہے گا. تو عوامی منتخب نمائندوں نے عوام کو جواب دینا, تو ان کو یہ موقع ملنا چاہیے. ویسے اصول تو یہ ہے. اب اس معاہدے کے اوپر جناب تنقید ہو رہی ہے. خواجہ صاحب نے کچھ اور مشورے بھی دیے ہیں کہ جناب اس کے اندر کیا کیا جانا چاہیے, لیکن انہوں نے کہا یہ قابل عمل نہیں ہے اور یک طرفہ منصوبہ ہے. ایک طرف دیکھیں ہمارے جو لیڈر ہیں وہ جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں وہ منجن بیچ رہے ہیں کہ جناب ہم فلسطینیوں کے ساتھ بہت زور سے کھڑے ہیں, لیکن سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ سمندر کے اندر ٹریول کر رہے ہیں اور غزہ کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں کہ ہم اسرائیل کا جو گھیرا وہ توڑیں گے. بلکہ آخری جو انہوں نے ویڈیو بنائی انہوں نے بتایا کہ جناب ہمیں اب اسرائیلی جہاز نظر آ رہے ہیں, ان کے جو ہے فون ہیک کر لیے گئے ہیں, سائبر اٹیکس ان کے اوپر ہو رہے ہیں, ڈرونز جو ہیں وہ ان کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں. تو بار بار ان کو اپنے آپ کو موسم کی سختیاں انہوں نے دیکھی ہیں. ہمت ہے ویسے مشتاق احمد صاحب کی, یہ بڑا کٹھن سفر کرتے ہوئے وہ ایک فریڈم مشن لے کر جا رہے ہیں غزہ کی جانب, اور وہ اس گھیرے کو توڑ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے. باقی حکومتیں اس پہ بات کر رہی ہیں لیکن پاکستان کی حکومت اس پہ بھی بات نہیں کر رہی, اور یہ زبانی کلامی جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں خیر خواہ فلسطینیوں کے. اس سے پہلے فلسطینیوں کا جھنڈا جس نے بھی پاکستان میں اٹھایا, پاکستان کی ریاست نے اس کو بہت مارا. یہ گزشتہ چند سالوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, بہت مارا. خاص طور پہ جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آئے یا جنرل باجوہ صاحب بھی تھے جب, تو انہوں نے بہت مارا. جو بھی فلسطین کا نام لے کر باہر نکلا اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. اب ناظرین ایک چیز اور ہے کہ عمران خان صاحب نے جو حمایت کی ہے, اور سوشل میڈیا سارا کا سارا یہی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ 1967 سے پہلے والے فلسطین کی بات کی جائے. اب یہ جو حکمران ہے یہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے, حالانکہ اب تک ڈونلڈ ٹرمپ کا جو منصوبہ سامنے آیا اس کے اندر کہیں پہ بھی فلسطین کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جانا ہے ہی نہیں. نیتن یاہو نے جو انٹرویو دیا انہوں نے کہا جی کہ یہ بات معاہدے میں کہیں نہیں ہے, یا یہ جو ایک منصوبہ بنایا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پورے کے اندر یہ بات کہیں نہیں ہے کہ فلسطین کو بطور ایک ریاست تسلیم کیا جائے گا, یہ اسرائیل نہیں ہونے دے گا, انہوں نے یہ کہہ دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم غزہ میں سے اپنی فورسز بھی نہیں نکال رہے. دیکھیں جو طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ 1967 کی پوزیشن کے اوپر جائیں واپس, ویسٹ بینک, گولان ہائٹس اور غزہ, ان کو جو ہے وہ اسرائیل چھوڑ دے اور یروشلم جو ہے وہ کیپٹل بن جائے فلسطین کا. جبکہ اگر ایک بفر زون بنانا ہے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے بیچ میں تو امت مسلمہ کی ایک فوج کو تعینات کیا جا سکتا ہے اس بفر زون میں, تاکہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے بیچ میں گیپ رہے اور محفوظ رہیں فلسطینی بھی. یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ فارمولا اس کے بالکل الٹ ہے. میں نے لوگوں سے سوال پوچھا اور اس بارے میں میں نے ایک سوال اٹھایا تھا. میں نے پوچھا آپ کے خیال میں ٹرمپ کے معاہدے کے تحت پاکستان اور دیگر ممالک کی افواج فلسطین میں اسرائیل سے مقابلے کے لیے بھجوائی جا رہی ہیں؟ تو 81% لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ نہیں, انہیں نہیں لگتا کہ یہ اسرائیل سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. یعنی ان کو ادروائز کچھ لگتا ہے کہ یہ جو فورسز مسلمانوں کی وہاں جا رہی ہیں فلسطین میں, یہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے نہیں جا رہے یا ان کے ساتھ لڑنے نہیں جا رہے. تو پھر لڑنے والی فورسز کا وہاں کام کیا ہے, کس کے ساتھ لڑنا ہے, یہ فیوچر میں پتا چلے گا, کیونکہ ایک بہت بڑی پکچر نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ انالیسس کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں وہاں ایک عجیب قسم کی لڑائی شروع ہو جائے گی اور اس کے اندر قربانیاں جو ہیں وہ اسلامی فوج جو وہاں پہ بنا کے بھیجی جائے گی اس کو دینی پڑیں گی. تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو شروع ہو سکتا ہے. لیکن نیتن یاہو نے جو ہے ان کی خواہش کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ایسا لگتا ہے تبدیلی کر دی ہے. جو باتیں پہلے مسلمان ملکوں کے ساتھ ہوئی تھی اب وہ باتیں وہاں پہ نہیں ہیں. اب نہ تو فلسطین ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جائے گا, یہ بات بھی اس کے اندر نہیں ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیں گے بعد میں سوچیں گے اس کے بارے میں. دوسرا, اسرائیلی فوج غزہ میں غیر معینہ مدت تک رہے گی. غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کا نیتن یاہو کو ویٹو پاور دے دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ٹھیک ہے آپ جب چاہیں وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں اور جب آپ نہ چاہیں تو آپ کو وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. مثال کے طور پہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا, اور یہ میں ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ امریکی صدر سے فلسطینی ریاست پر اتفاق نہیں کیا. امریکی صدر کی جانب سے غزہ جنگ بندی سے متعلق مجوزہ منصوبے کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا جو بیان سامنے آیا اس میں نیتن یاہو نے کہا کہ امریکی صدر سے گفتگو میں فلسطینی ریاست پر اتفاق نہیں کیا اور فلسطینی ریاست کی بات معاہدے میں بھی نہیں لکھی ہے. جس معاہدے کو شہباز شریف صاحب سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں
फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये पहले दिन से मेरे साथ है इस मुआहदे पे, उस मुआहदे में कहीं भी ये बात ही नहीं लिखी हुई कि फलस्तीनी रियासत की बात है ही नहीं उसमें, ये अब नेतन्याहू कह रहा है। और उसने कहा एक बात वादे, हम फलस्तीनी रियासत की सख्ती से मुखालफत करेंगे जबकि इसराइली फौज गजा के बेशतर हिस्सों में मौजूद रहेगी। ये दो वो चीजें हैं जो मुसलमानों को लगती थी कि इस मुआहदे में मुसलमानों को मिलेंगी। अब देखें रद्देअमल भी तो आना था ना, इसके ऊपर जो रद्देअमल आ रहा है हमास का भी आ गया है और फलस्तीनी जो हमारे बहन भाई हैं उनका रद्देअमल भी आ गया है और ये मीडिया में छप भी गया। हमास ने एक लेटर लिखा और उसके अंदर बताया कि जनाब जिस वक्त हम इसके ऊपर मुशावरत कर रहे थे कि ट्रंप का एक मंसूबा आ गया, उस वक्त हमारे ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया कतर में। अल जजीरा से बात कर रहे थे हमास के रहनुमा महमूद मर्दावी, उन्होंने बताया कि अब तक हमें इस अमन मंसूबे का तहरीरी मुसवदा ही मौसूल नहीं हुआ। भाई आप तहरीरी तौर पे उन्हें दें, उनसे पूछें जनाब ये चीज आई है। अब एक तरफ इस अकडार कह रहे हैं कि फलस्तीनी मान गए, आप क्यों एतराज कर रहे हैं? दूसरी तरफ हमास कह रही है, जो फलस्तीनियों का एक बड़ा तगड़ा ग्रुप है, वो कह रहे हैं जी हमें तो अभी तक मुसवदे की कॉपी तक नहीं मिली, हमें तो पूछा ही किसी ने नहीं क्या है, हमने तो चीजें सुनी है उनके ऊपर मुशावरत कर रहे थे तो हमारे ऊपर अटैक हो गया। ये अब उन्होंने कहा कि मुशावरत के लिए जब हम जमा हुए तो इसराइल ने ऐन उस वक्त हमारे ऊपर हमला किया था। अच्छा, हमास के एक रहनुमा ने इससे पहले एक बात कही थी, उन्होंने कहा था जी हम अपना असला जो है वो गजा की कौमी फौज के हवाले करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि वहां पहले एक खुद मुख्तार मकामी हुकूमत कायम की जाए। लेकिन यहां डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद बनना चाहते हैं सरबराह और इसका एक अहम जो है वो रुकन बनाना चाहते हैं टॉनी ब्लेयर को। अच्छा, टॉनी ब्लेयर का नाम मैं आपको ये बताऊं कि वो ऐसा महसूस होता है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो इसराइल की जानिब से दिया गया, क्योंकि टॉनी ब्लेयर को वो बहुत पसंद करते हैं शायद नेतन्याहू, और उनकी जानिब से ये नाम आया कि ये जो टॉनी ब्लेयर है इनको शामिल किया जाए। मुमकिन है वहां से आया हो या मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी चॉइस हो, लेकिन टॉनी ब्लेयर जो है वो मरकज़े निगाह बन गए इस सारे खेल में कि उन्हें एक अहम प्लेयर के तौर पे लाया जाए इस सारे मामले में। गजा के लोगों से कुछ इंटरव्यूज किए गए, डॉन में ये इंटरव्यूज छपे भी हैं और ये फ्रांसीसी खबर रसा इदारा है AFP, उनकी एक रिपोर्ट जारी हुई है। उसके मुताबिक गजा में जो वहां के रिहायशी हैं उन्होंने ट्रंप के अमन मंसूबे को एक तमाशा करार दे दिया है। अमन मंसूबे पर शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए इसे तमाशा करार दे दिया, ये हेडलाइन है। आगे उन्होंने बताया किस बंदे ने क्या कहा, किसने क्या कहा। कुछ लोगों ने कहा जी इससे हम उम्मीद भी कर सकते हैं, हो सकता है इससे कोई बेहतरी आ जाए, ये खून रेजी रुक जाए। लेकिन ज्यादा लोगों ने, अक्सरियत ने जो कहा वो उन्होंने अपनी हेडलाइन बना दी कि गजा के लोगों का रद्देअमल भी आ गया, हमास का रद्देअमल भी आ गया और पाकिस्तान के अंदर से भी लोगों का रद्देअमल आ गया। अब शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किस बुनियाद पे डोनाल्ड ट्रंप को 100% यकीन दहानी करवाई कि जैसे आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, और मुकम्मल सपोर्ट उनको दे दी, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी एक कंसेंसस बना नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो किट लग रही है ना वो मौलवियों की लग रही है, जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तानियों को चूरन बेचा कि जनाब हम यरूशलेम जा रहे हैं, हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है। कोई नाम लेके दिखाए, कोई ये करके दिखाए, कोई ये वाली बात करके दिखाए, हम वो कर देंगे। उधर जनाब शहबाज शरीफ साहब के फोटोज आ रहे हैं बेहतरीन किस्म के, खुशगवार मूड के अंदर, अमेरिकन ज्यूज कांग्रेस के सदर के साथ, और जनाब साथ वफद के अंदर एक खातून मौजूद हैं जो प्रो इसराइल हैं बहुत ज्यादा, और उनको एक्सेस भी है शहबाज शरीफ साहब के जो है वो सीक्रेट फाइल्स तक, और वो ये क्लेम भी करती हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले और कर लेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ना वो मौलवियों का आ रहा है, जिन्होंने सारी जिंदगी कौम को बेवकूफ बना के माल बनाया। ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस ने मिल के कौम को बेवकूफ बनाया और कौम को ये कहते रहे कि अपने जनाब फलानी भी जंग लड़नी है तो फलानी भी जंग लड़नी है, और इन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें की। लेकिन आज ये दोनों बिल्कुल ऐसे चुप बैठे, सुमुम बुकमुन, यानी बिल्कुल खामोश, चुप, गुमसुम, चूड़ी निकल रही इनकी। और वजह जो है सवाए फजलुर रहमान साहब के, फजलुर रहमान साहब इस पॉलिटिक्स को जानते हैं और उन्हें पता है कि होना के बड़े जीरक सियासतदान है, उनकी सियासत इसके ऊपर खड़ी है। उन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू किए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए फजलुर रहमान साहब कोई मुश्किल बनेंगे अगर वो ये फैसला कर लेंगे, क्योंकि फजलुर रहमान साहब कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते होते हैं, यहां से भी निकल ही आएगा। नाजरीन, अब आ जाए गंडापुर साहब वाले मामले पे। देखिए, परवेज खटक ने, महमूद खान ने, उस्मान बुज़दार ने और बहुत सारे इमरान खान साहब के साथी हैं, दोस्त हैं, असद उमर हैं, अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल थे, बहुत सारे और लोग हैं, ढेर लगा हुआ है। सब ने इमरान खान साहब से गद्दारी की, लेकिन किसी ने उनकी फैमिली पे हमला नहीं किया। ये हमला गंडापुर ने किया, और गंडापुर ने ये हमला उस वक्त किया जब गजा का और इसराइल का मामला पाकिस्तानी हुक्मरानों के सर पे चढ़ा हुआ है। तवज्जो हटाने के लिए ऐसा लगता है ये किया गया। भाई इस वक्त गजा के ऊपर, इसराइल के ऊपर इनकी फैंटी लग रही है, उठा के एक नया टॉपिक छेड़ दिया। ट्रंप इनको चौक में खड़ा करके बार बार बेनकाब कर रहा है कि ये मेरे साथ खड़े हैं, मेरे बंदे हैं। उस वक्त गंडापुर ने रेस्क्यू कर लिया।
इनके खुफिया राबते सामने आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, उस पर गंडापुर बाद में अलीमा खान के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब कश्मीरी सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनके काफिले चल रहे हैं, वो अपने मुतालबात मनवा रहे हैं, उस वक्त गंडापुर ने रुख मोड़ के तवज्जो इधर करवा दी। जब कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई जिसमें साबित हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक जाली रजीम है जिसको धांधली के साथ लाकर बिठाया गया है, और इतनी लेट वो रिपोर्ट आई, इस पे बात करने के बजाय फिर अलीमा खान, ये फैमिली पे इतना बड़ा हमला इन्होंने कर दिया गंडापुर साहब को। कोई भी अक्लमंद आदमी हो तो आपको लगता है कि वो ये इल्जामात अपने मुंह से दोहराएगा? यानी गंडापुर साहब को अकल नहीं है। इन्होंने क्या किया कि वीडियो बना के वो तमाम इल्जामात जो इन्होंने इमरान खान साहब के सामने बैठ के अलीमा खानम पे लगाए, वो वीडियो बना के उनको रजिस्टर कर दिया कि हाँ मैंने लगाए। अब ये उससे भाग ही नहीं सकते, ये उससे भाग ही नहीं सकते। और मैं जितना अलीमा खानम को जानता हूं या इमरान खान को जानता हूं, इमरान खान इनको टके की सियासत नहीं करने देगा अपने बलबूते के ऊपर, इन्हें कोई सियासी पोजीशन नहीं देगा। ये बहनें उस वक्त भी निकली थी जब परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, और उस वक्त भी इनको मर्दाना पुलिस ने पकड़ पकड़ के गाड़ियों में डाल के गिरफ्तार किया था। इन्होंने तब भी अपने भाई के लिए आवाज उठाई थी, अपने भाई के हर जलसे में ये जाती रही इमरान खान की बहनें। अल्टीमेटली जब इनका भाई वजीर आजम बन गया तो इनका कोई किरदार नहीं था, उसके बाद जीरो, कोई किरदार नहीं। तो आइंदा भी यही होगा, और गंडापुर साहब परेशान होंगे कल को कि अब मैं अपने अल्फाज वापस कैसे लूं। गंडापुर साहब ने अपने पांव पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मार दिया, और उनको आइडिया नहीं है। इमरान खान का और अलीमा खानम का ताल्लुक 7 दहाइयों का है, 70 साल से ज्यादा हो गए इन दोनों बहन भाइयों को इकट्ठे। क्या ये एक दूसरे को नहीं जानते होंगे? ये जुमा 8 दिन आ गए गंडापुर साहब, तो वो जाकर इमरान खान को कहेंगे अलीमा खानम के बारे में, और इमरान खान मान लेंगे। उन्होंने हंसते हंसते सारी कहानी अलीमा खान को सुना दी, और कुछ कहा भी नहीं, बल्कि अलीमा खान ने बाहर आके वो सारी कहानी पब्लिक को बता दी। अब मैंने इसके ऊपर भी एक सर्वे करवाया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी देखें आप। मैंने अवाम से पूछा, मैंने कहा पता तो करें कि आपके ख्याल में सच्चा कौन है, अलीमा खानम या गंडापुर? लो जी, 95% लोग कह रहे हैं कि अलीमा खानम सच्ची है, और 5% लोग कह रहे हैं कि गंडापुर सच्चा है। ये बड़ा, इससे ज्यादा क्लियर मेरे पास कभी कोई सर्वे नहीं आया। गंडापुर साहब की जो अवाम के अंदर सच्चाई की एक वो रह गई है ना, कि 5% लोगों को लगता है कि गंडापुर सच्चा, 95% लोग गंडापुर को झूठा समझते हैं। ये गंडापुर साहब ने वाकई अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने एक वारदात की और वारदात पकड़ी गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वारदात है। इन्होंने किया ये कि इमरान खान साहब का जो वो पड़ा हुआ था ना अक़वाम मुत्तहिदा के अपने यूट्यूब ऑफिशियल चैनल के ऊपर, वो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब की तकरीर वहां पे देखी गई आज तक। वो 7.5 मिलियन के करीब है शायद, इतना ज्यादा लोगों ने इमरान खान साहब को वहां पे सुना। अब शहबाज शरीफ साहब का ना 1.5 लाख पे जाके कुछ 1.5 पौने 2 लाख के बीच में जाके रुक गया था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अचानक जनाब सुबह पता चलता है कि ये तो 13 लाख पे पहुंच गया। ये 13 लाख पे कैसे पहुंच गया? फिर लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। डिजिटल दौर है ना, बड़े बड़े टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं। तो अब सोशल मीडिया पे ये क्लेम किया जा रहा है सबूतों के साथ कि जनाब ये इश्तिहार बना के किया है इन्होंने। यानी इस शहबाज शरीफ की वीडियो का इश्तिहार बना के वीडियो में डाल डाल के चलवाते रहे, और वो व्यूज इनको आते रहे हैं। वो कोई 10 सेकंड का व्यू होगा, कोई 15 सेकंड का व्यू होगा, लोग स्किप कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह की कहानी लोग सुना रहे हैं। मैं इसको टेक्निकली नहीं जानता ये क्या चीज है, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं वो बार बार सोशल मीडिया पे क्लेम कर रहे हैं। मैं कभी ये इश्तिहारबाजी में पढ़ा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं इसका। मैं इस साइंस को भी नहीं समझता। मुझे सिर्फ ये काम अपना जर्नलिज्म करना आता है। ये वीडियो की अपलोडिंग भी कोई मुझे कहेगा तो मेरे से ये भी नहीं होती, वो भी अलग लोग हैं जो करते हैं। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब के व्यूज हैं, इनके बारे में पोल खोल दिया पकड़ के सोशल मीडिया के ऊपर जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने, कि जनाब ये पैसा कौम का खर्च कर करके, पैसा इसके अंदर इंजेक्ट करके डाल के इन्होंने इसके व्यूज बढ़ाए, ताकि इसहाक डार ये कह सके कि देखो शहबाज शरीफ को कितना ज्यादा सुना गया। ये है नाजरीन, एक के बाद एक इनकी वारदात पकड़ी जाती है। अब नाजरीन, इमरान खान साहब ने अडयाला से बयानात भी दिए हैं, वो बयानात मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हो गया, और अब इनके पास कोई और हल नहीं है। मईशत की जितनी तबाही हो गई है ना नाजरीन, कोई जितनी मर्जी अच्छी हुकूमत हो, ये चीजें महंगी किए बगैर अब वो इस बहरान से निकल ही नहीं सकते। ये बहरान पैदा किया हुआ किसका है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और पीडीएम की सियासी जमातों का। इन्होंने अच्छे खासे चलते हुए मुल्क का बट्टा बिठा के बेड़ा गर्क कर दिया। अब इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि जिसकी मर्जी हुकूमत आ जाए, इसमें इनका कसूर नहीं है। इनको कीमतें बढ़ानी ही पड़ेंगी चीजों की। ये बहुत मुश्किल है कि कीमतें नीचे जाएं, ये बहुत मुश्किल है कि हालात लोगों के लिए आसान बने। महंगाई लोगों को अब झेलनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों ने इन हुक्मरानों को बर्दाश्त किया है। अगर पहले दिन इनके खिलाफ खड़े होकर इनको मार देते ना बाहर, इनको निकाल देते बाहर जमहूरी तरीके से बाहर आके सड़कों पे, तो शायद इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़ती। लेकिन अब करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मईशत को इन्होंने जहां पहुंचा दिया है ना, इसको ठीक होने में अब बड़ा लंबा अरसा लगेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।